नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है कि राजकीय कोर्ट में सुंदर से एक आसन पर ठाकुर साहब बैठे थे और नीचे कश्मीर के सुंदर सुंदर गलीचे बिछे थे। चौकी पर पास ही में एक जाट बैठा हुआ था। ठाकुर साहब बिना कारण के बड़े ही खुश थे। उन्होंने अचानक जाट से मजाक करने की सूझी। फिर उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए मजाक मजाक में पूछा, क्यों रे चौधरी, मैं सुंदर आसन पर बैठा हूँ तो तू नीचे चौकी पर बैठ गया, लेकिन अगर मैं चौकी पर बैठ जाऊँ तो तू कहाँ बैठेगा। जाट ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुक्म, अगर आप चौकी पर विराजे तो मैं धूल में आंगन पर बैठ जाऊंगा, मुझे तो नीचे ही बैठना पड़ेगा ना। ठाकुर फिर बोले, क्यों रे चौधरी, तूने नीचे बैठने की बात की तो मुझे ठीक तरह से इसके मायने बता। यदि मैं नीचे धूल में बैठ जाऊं तो फिर तू कहाँ बैठेगा। जाट ने कहा, आप क्यों धूल में बैठेंगे हुजूर, नीचे बैठने के लायक कर्म तो हमारे हैं। आपकी तो पिछले जन्म की पुण्याई ही है, इसलिए आपका आसन तो सदा ऊपर ही रहेगा। ठाकुर साहब ने कहा, नहीं रे पगले, कभी ऐसा समय भी तो आ सकता है। अब तू बात को टालने की कोशिश न कर, तू मुझे साफ साफ बता, यदि मैं नीचे जमीन पर धूल में बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा। जाट मुस्कुराकर बोला, ठाकुर साहब, यदि आप जमीन पर बैठेंगे तो मैं जमीन में थोड़ा गड्ढा खोदकर वहां बैठ जाऊंगा। ठाकुर साहब की जिज्ञासा अब और बढ़ने लगी और उन्होंने फिर पूछा, चौधरी, तू बात को टालने की कोशिश मत कर, यदि मैं गड्ढे में बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा। अब तो जाट सोच में पड़ गया कि थोड़ी देर बाद विचार करके बोला, माई बाप, अगर आप गड्ढे में बैठेंगे तो मैं एक हाथ ज्यादा गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। ठाकुर ने तो आज कुछ सोच ही रखा था। थोड़ा दिमाग लगाकर फिर बोला, क्यों रे चौधरी, यदि मैं उस गहरे गड्ढे में बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा। जाट फिर बोला, हुकुम सरदार, यदि आप उस गहरे गड्ढे में बैठेंगे तो मैं और अधिक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। आप तो सदा ऊंचे आसन पर ही बैठेंगे। लेकिन ठाकुर के अब भी संतोष न हुआ और वह बोला, क्यों रे चौधरी, अगर मैं उस गड्ढे में बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा। उधर जाट भी इस पहेली से काफी परेशान हो गया। उसे बड़ी झुंझलाहट हो रही थी। कड़वी आवाज में जवाब दिया, मैं तो बार बार यही चाहता हूँ हुक्म कि आप सदा ऊंचे आसन पर विराजें, लेकिन अगर आपकी मर्जी गड्ढे में बैठने की है तो खुशी खुशी बैठिए। अब आप जहाँ जिस गड्ढे में विराजेंगे मैं उस पर धूल डालकर एक बड़ी सी शिला सरकाकर उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। अब तो बनिए की आगे बोलने की हिम्मत न रही और चुपचाप अपना सा मुंह लेकर रह गया। एक गांव में एक बनिए और जाट के बेटों की आपस में गहरी दोस्ती थी। अब एक दिन बनिए के बेटे का गोना होना था। अब जाट का बेटा सदा बनिए के बेटे को अपने हर छोटे बड़े काम में साथ रखता। तो जब बनिए के बेटे का मुकलावे का दिन आया तो बनिए ने अपने बेटे को साफ साफ इनकार कर दिया कि जाट के बेटे को किसी भी कीमत पर अपने साथ अपने ससुराल न ले जाए। बेटे में इतनी हिम्मत न थी कि वह अपने बाप का कहा टाले। उधर जाट के बेटे को भी इस बारे में कोई खबर न थी। वह तो सुबह सुबह अपने खेतों में चला जाता। इस समय उसके खेतों में बाजरे की फसल पकने को थी। वह एक ऊंचे से मचान पर बैठकर पक्षियों को उड़ाता। उधर बनिए के बेटे ने किसी दूसरे जाट का ऊंट किराए पर लिया और उस पर बैठकर अपने ससुराल को चल पड़ा। मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं जाट उसे देख न ले। अगर देख लेगा तो वह मेरे साथ जरूर मेरी ससुराल जाएगा। बनिए ने तो चालाकी से वह रास्ता चुना जहां आसमान छूती बाजरे की फसल खड़ी थी, मगर संयोगवश बनिया जहां से गुजरा उधर ही जाट का खेत था। मचान पर बैठे जाट ने बनिए को सजे सजाए ऊंट पर जाते हुए देख लिया तो जोर से बोला, अरे बनिए के कहाँ चल पड़ा अकेला। बनिए के बेटे ने जाट के बेटे की आवाज को पहचान तो लिया था,
मगर अनजान बनकर बोला, भाई कौन है? तब तक जाट का बेटा वहीं पहुंच गया और कहने लगा, अरे अकेला ही, मुझे तो बता देता कहाँ जा रहा है। बनिए की तो अब हालत गड़बड़ा गई, हकलाकर बोला, अरे भाई तुझे तो बुलाना मुझे याद ही न रहा, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ। जाट का बेटा बोला, अरे फिर हमारी कैसी यारी, तो अकेला ससुराल चल पड़ा, मुझे तो तूने न्योता भी नहीं दिया। बनिया बोला, भाई भूल चूक हो गई, चलो अब मैं तुम्हें मेरी ससुराल चलने का न्योता देता हूँ, मैं यहीं तेरे खेत के पास रुकता हूँ, तब तक तू घर जाकर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहना। जाट ने कहा, अरे तू मेरी फिक्र ना कर, क्या तेरी ससुराल में नहाने का पानी भी ना है? वहीं नहा लूंगा और कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वापस आते समय मैं खेत में ही रुक जाऊंगा। घर गया तो बापू क्या पता न आने दे। इतना कहकर जाट का बेटा झट ऊंट पर बैठ गया और ऊंट की नकेल अपने हाथ में ले ली। बनिए का बेटा मन ही मन बड़ा डर रहा था कि ये जाट तो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि जब उसका विवाह हुआ था तो ससुराल वालों ने वहां पहुंचते ही यह पूछा था कि बारात में कितने कुएं आए हैं, मतलब कि जाट आदमी कितने आए हैं, क्योंकि उनका मानना था जाट का पेट कुएं के समान होता है जो बड़ी मुश्किल से भरता है। यही सोचते सोचते बनिया बोला, चौधरी आदमी का पेट कितनी अंगुल का होता है? जाट ने कहा, मुझे नाप तोल का पता नहीं, मैं तो तेरे सामने हूँ, अब तो ही नाप ले। बनिया बोला, चलो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आदमी का पेट 12 अंगुल का होता है और अगर हमें अधिक सालों तक जीवित रहना है तो 4 अंगुल पेट को अनाज से भरना चाहिए, इससे अधिक नहीं। आगे 4 अंगुल दूध, लस्सी या कुछ तरल चीजों से भरना चाहिए और 4 अंगुल पेट को सांस के आने जाने के लिए बिल्कुल खाली रखना चाहिए। यदि आदमी ऐसा करे तो न कभी बीमार होगा और कई सालों तक जिंदा भी रहेगा। जाट ने बनिए को बस इतना ही कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, शायद ये ठीक बात हो। तब तक दोनों बनिए की ससुराल पहुंच गए। दोनों का स्वागत हुआ, चाय पानी हुआ। थोड़ी ही देर बाद रसोई के पास चटाइयां बिछा दी गई और दोनों दोस्त खाने बैठ गई। बनिया तो पूरियों के साइज की 2 रोटियां खाकर ही उठ लिया और अपना कुल्ला कर लिया। जाट के तो उस रोटी के 2 निवाले ही होते। जल्दी ही बनिए की सास को दोबारा आटा भिगोना पड़ा। सब एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखने लगे। बनिया भी शर्मिंदा हुआ। आखिर थक हार कर बनिया जाट के कान में बोला, चौधरी मैंने तुम्हें 12 अंगुल वाली बात बताई थी, याद है ना? जाट बोला, हाँ याद है, क्यों याद नहीं है, मगर मैं तो 12 का 12 अंगुल पेट अनाज से भरूंगा। पानी दूध चला जाएगा रोटियों के छेदों में से और सांस आओ या न आओ यह तुम्हारी गारंटी नहीं है। अब ससुराल वालों के माथे में बल नहीं पड़ गए तब तक जाट खाता ही रहा। फिर जाट ने एक लंबी सी डकार ली तो उनकी सांस में सांस आई। तब तक जाट ने दूध मांग लिया। एक ने कहा, चौधरी इसके लिए तो माफी करें क्योंकि दूध से तो खीर बना ली है। जाट अब उठते हुए बनिए से बोला, अरे बनिए के काहे की यारी, काहे की ससुराल, अब की बार आएंगे तो पूरी 4 केतली दूध की भर कर लाएंगे। जाट खाकर उठा तो ससुराल वालों की जान में जान आई। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।